हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब अर्थात टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आपके सिलेबस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बारे में इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बिहाफ पर ऑलरेडी मैंने आपको 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं। आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा, जिसमें हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि किसी वक्र की स्पर्शी का क्या मतलब होता है, किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण, साथ ही साथ उसकी प्रवणता को कैसे ज्ञात करते हैं। उसके अतिरिक्त मैंने आपके साथ एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर दो वक्र, दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो उनके बीच में जो कोण बनता है वो कैसे निकाला जाता है। साथ ही साथ दो वक्र अगर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो क्या संबंध होता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा डियर स्टूडेंट्स तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि फटाफट से लेक्चर को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टॉपिक है स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब। स्पर्श रेखाओं के बारे में ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बीच में एक छोटा सा टॉपिक आ रहा था कि दो वक्र एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं तो वहाँ क्या कंसेप्ट होता, मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ पर एक विशेष चीज़ निकल करके आई थी, अगर आपको याद हो बच्चों, कि अगर दो रेखाएं समांतर हो मीन्स पैरेलल हैं तो उनके बीच में रिलेशन होता है कि उनके जो स्लोप होते हैं अर्थात उनकी जो प्रवणताएं होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस किया था। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने आपसे बताया था कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ये टॉपिक इसीलिए इसके पहले पढ़ाया जा चुका है आपको, जिससे ये टॉपिक इसमें यूज होता है सो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको स्पर्श रेखा का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया था तो अभिलंब का कंसेप्ट भी मैं आपको 100% तरीके से अच्छे से समझा दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कई सारे बच्चे जो है इस समय सेल्फ स्टडी पे टाइम कब दे रहे हैं, वो केवल और केवल सोशल मीडिया पे ही लगे हुए हैं। एक मिनट सुन लीजिएगा, हमारी बात आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बिना सेल्फ स्टडी किए कुछ भी नहीं होगा। यार सोशल मीडिया पे आप ना देखोगे तो कहीं किसी चैनल से, देखो मैं किसी पर्टिकुलर चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी के सभी हमारे साथी जो आपकी तैयारी करा रहे हैं, सभी के सभी टीचर्स हो, किसी भी चैनल वाले हों, सब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, आप खुद सोचो, अप्लाइड मैथ्स की क्लास केवल मैं ही नहीं प्रोवाइड करा रहा हूं, बहुत सारे लोग प्रोवाइड करा रहे हैं और सभी लोग बेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का किसी से खराब है या किसी का किसी से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं तो इतना मानता हूँ कि अगर आपको किसी टीचर की लैंग्वेज समझ में आती है, देखो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये मानना है कि मुझे बहुत कुछ आता हो, ध्यान सुन लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे बहुत कुछ आता हो लेकिन मैं आपको डिलीवर ना कर पाऊँ, आपको वो चीज़ प्रोवाइड ना करा पाऊँ, तो मेरा नॉलेज किसी काम का नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और कभी वहाँ क्लास हो रही, कभी वहाँ क्लास हो रही है और दिन भर आप ऑनलाइन क्लास ही अटेंड कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। आप पर्टिकुलर कोई एक चैनल, कोई एक टीचर, मतलब जैसे सपोज करिए आपको यहाँ से मैथ पढ़नी है, वहाँ से वो पढ़ना, वहाँ से, मतलब पर्टिकुलर एक बार देख लीजिए एक दिन बैठ करके और डिसाइड कीजिए कि हाँ हम यहीं से ही तैयारी करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम भी मिलेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो केवल यही खोज रहे हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या अच्छा आएगा, वो अच्छा आएगा। मैं तो 1 मिनट में बता करके निकल लूँगा, लेकिन फ्यूचर आपका खराब होगा ना डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ज़रूर से ज़रूर दीजिए। इसीलिए मैं इस समय आपका बहुत कम ही समय ले रहा हूँ, 2 ही लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक लेक्चर में मैं आपका सिलेबस आगे लेकर के चल रहा हूँ, दूसरे लेक्चर में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो इस तरीके से अपनी पढ़ाई करिए, कहीं से भी कैसे भी करिए, बट मेरा कहने का एकमात्र उद्देश्य इतना सा है डियर स्टूडेंट कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकलना चाहिए। अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं देन बेस्ट है। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं, ऐसे बातें हो गई है तो
डियर स्टूडेंट्स, ये लॉजिक यहाँ पर यूज होगा। तो आज हम पढ़ेंगे अभिलंब के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं अभिलंब होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि आपको सिखाया गया कि स्पर्श रेखा क्या होती है। लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, कहीं स्किप मत करिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पर्शी का क्या मतलब होता है, किसी वक्र की स्पर्श रेखा का क्या मतलब होता है, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। किसी वक्र की स्पर्शी की प्रवणता निकालना सीखा, उसका समीकरण निकालना सीखा। उसी तरीके से बच्चों अभिलंब क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे, और अभिलंब की जो प्रवणता होती है वो कैसे निकाली जाती है, और अभिलंब का समीकरण कैसे निकाला जाता है, ये हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए समझिए कि अभिलंब होता क्या है। अभिलंब जिसे हम कहते हैं वो कौन सी चीज होती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभिलंब मींस बच्चों क्या होता है, नॉर्मल होता है, या नॉर्मल्स हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। डियर स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई वक्र है, इस तरीके से कार्टेशियन सिस्टम बना के करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे डियर स्टूडेंट सपोज करिए ये कोई वक्र है और इस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है। सपोज करिए y इक्वल टू fx हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कोई क्या है, वक्र है, या कोई फलन कोई फंक्शन हमें दिया गया है। इस फंक्शन पर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कोई पॉइंट है, सपोज करिए वो पॉइंट p x1, y1 है। तो आपको पता है कि इस पॉइंट पर टच करके जाने वाली जो रेखा होती है उसी को इस वक्र की स्पर्श रेखा, इसकी स्पर्शी कहा जाता है। और इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता m को निकालने का फार्मूला होता है dy/dx ऑन x1, y1। आपको पूरी तरीके से याद होगा, एकदम जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। अब ये तो स्पर्शी है, स्पर्शी का समीकरण भी आपको याद होगा, लगे हाथ देख लेते हैं। क्या था बच्चों, y-y1 इज इक्वल टू mx-x1, ये फार्मूला होता है। लेकिन m की वैल्यू जब पुट कर देते हैं तो आ जाता है y-y1 इज इक्वल टू dy/dx ऑन क्या बच्चों, x1, y1 इंटू x-x1। ये स्पर्शी का समीकरण होता है और ये स्पर्शी की प्रवणता को निकालने का फार्मूला होता है। अब डियर स्टूडेंट देखो अभिलंब क्या होता है, जिस बिंदु पर किसी वक्र की स्पर्शी खींची गई है उसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो स्पर्शी पर लंब हो, यही रेखा इस वक्र की बच्चों क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है, या अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। कुछ समझ आ रही है बातें। जिस बिंदु पर हमने इस वक्र की स्पर्शी को खींचा है उसी बिंदु पर इस स्पर्शी पे लंबवत और इसी बिंदु से जाने वाली जो रेखा होती है वो इसकी अभिलंब रेखा या इसका नॉर्मल कहलाती है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो अभिलंब है वो भी इसी पॉइंट x1, y1 से होकर के जाता है। तो अगर हमें इसका समीकरण निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस अभिलंब का स्लोप पता होना चाहिए। अब बात को समझने का प्रयास करिएगा डियर स्टूडेंट्स, को मैं इरेज करूंगा, समझिएगा। लॉजिक को समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी, इसलिए मैं उस पर विशेष रूप से फोकस कर रहा हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझिएगा। सपोज कर लीजिए कि जो स्पर्शी की प्रवणता है, ध्यान देना, स्पर्शी की जो प्रवणता है डियर स्टूडेंट्स, उस स्पर्शी की प्रवणता को हम m1 से दिखा देते हैं, तथा जो अभिलंब है, अभिलंब जो यहाँ पर भी बनाया गया है, उस अभिलंब की जो प्रवणता है बच्चों उसको हम जो है m2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ध्यान समझा, हमने क्या कहा कि स्पर्शी की जो प्रवणता है डियर स्टूडेंट उसको हम m1 से दिखा देते हैं, और अभिलंब की जो प्रवणता है उसको हम किससे दिखा देते हैं, m2 से दिखा देते हैं। तो चूंकि आपको पता है बच्चों की स्पर्शी जो होगी और जो अभिलंब होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, लंबवत होगा, ऐसा अभी हमने आपको सिखाया है। इसलिए बच्चों m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, -1 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स m1 माने स्पर्शी की प्रवणता कैसे निकलती है, dy/dx ऑन x1, y1 करके, ये आपको पता है ना बच्चों, इंटू m2 अभिलंब की प्रवणता है बराबर -1 हो गया। तो हमें चाहिए कौन, m2 चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स m2 कैसे निकलेगा, m2 इक्वल हो जाएगा -1 अपान dy/dx ऑन x1, y1। ये होगा किसी दिए गए बिंदु
x1 कामा y1 पर अभिलंब की प्रवणता को ज्ञात करने का फार्मूला। समझ आ गई बातें इतनी। अब नॉर्मली हम करते क्या हैं कि हम सिंपली कह देते हैं कि अर्थात जो अभिलंब की प्रवणता, यहां हम लिख लगते हैं फार्मूला बच्चों क्या, अर्थात बिंदु, ध्यान देना, बिंदु x1 कामा y1 पर वक्र, ध्यान देना बच्चों, वक्र y बराबर fx के अभिलंब, ध्यान देना बच्चों, अभिलंब की प्रवणता। अगर हम अभिलंब की प्रवणता निकालते हैं तो फार्मूला m बराबर क्या होगा, -1 अपान dy बाई डी एक्स ऑन x1 कामा y1। फाइनली ये फार्मूला हमें मिल गया अभिलंब की प्रवणता को निकालने का। क्लियर हो गई बातें। अच्छा भाई, अभिलंब की प्रवणता को निकालने का फार्मूला तो हमें मिल गया। अब हम निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। चलो भाई, अभिलंब का समीकरण निकालते हैं। किसी का भी समीकरण निकालने का फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। यही तो होता है डियर स्टूडेंट्स। वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। यहाँ मिलेगा डियर स्टूडेंट्स कितना, y माइनस y1, m की वैल्यू आप पाए हैं यहाँ पर -1 अपान dy बाई डी एक्स ऑन x1 कामा y1 इंटू x माइनस x1। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स ऑन x1 कामा y1 इंटू y माइनस y1 इक्वल टू माइनस x माइनस x1। इसको इधर ट्रांसफर करके डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा dy बाई डी एक्स ऑन x1 कामा y1 इंटू y माइनस y1 प्लस x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ये होता है डियर स्टूडेंट्स किसका, अभिलंब का समीकरण निकालने का फार्मूला। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किसी वक्र के किसी बिंदु पर अभिलंब का क्या तात्पर्य होता है, साथ ही साथ अभिलंब की प्रवणता हम लोग कैसे निकालते हैं, और अगर हमें अभिलंब की प्रवणता ज्ञात हो जाती है तो उस सिचुएशन में हम लोग अभिलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये 100% आपको समझ आ गया होगा। अब आइए एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको इसको और अच्छे से समझा देते हैं, जिससे आपका 100% कंसेप्ट बच्चों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं पर भी कोई आपको डाउट हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आप जरूर से जरूर शेयर कर सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स इतना ही लगभग आपके सिलेबस में है। इसके बाद थोड़ा सा मुझे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करनी है, देन आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। दंगल डिवीजन क्लास में जो क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं उन सभी के सभी क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में आएंगे। बच्चों देखते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बिंदु, ठीक है, बिंदु 1,2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। छोटा सा एग्जाम्पल, अभिलंब का एकदम सिंपल क्वेश्चन, समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमारे पास एक वक्र है, वो कौन है बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है, के बिंदु 1,2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपको गिवन है, देख ही रहे हैं आप लोग। साथ ही साथ अगर हम यहाँ से डियर स्टूडेंट्स x1 कामा y1 की बात करते हैं तो हमें 1,2 यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, इसकी प्रवणता को हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही है डियर स्टूडेंट्स। क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 2x। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप, तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर, 1,2 पर, तो 2 इंटू 1, तो आपको मिला बच्चों कितना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माने 2 आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, सही है। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अभिलंब का समीकरण। देखिए ध्यान से,
यहाँ लिखेंगे हम लोग अतः अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण कैसे निकलेगा? dy बाई डी एक्स आन x1 कामा y1 इंटू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस x1। समझ आया? इसकी वैल्यू कितनी निकली है? 2 निकली है डियर स्टूडेंट्स। y माइनस वाई वन कितना है? 2 है, इक्वल टू x माइनस x1 1 है। सॉल्व कर लेते हैं। 2i माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, इधर लेके चले जाइए या उसको उधर भेज दीजिए। 2i इज इक्वल टू, ठीक है, x माइनस 1 प्लस 4, तो 2i इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। दिस इज योर इक्वेशन। यही जो है इस वक्र के बिंदु 1,2 पर अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो आप लोगों ने फाइंड किया है, ये प्रवणता किसकी है? याद रखिएगा, ये प्रवणता बच्चा जो है वो किसकी है? स्पर्शी की है कि नहीं है? अगर आपको अभिलंब की प्रवणता चाहिए तो कैसे निकलेगी? देखिए, अगर आप अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे, ठीक है, तो अभिलंब की प्रवणता की बात अगर आप करोगे तो -1 अपान dy बाई डी एक्स आन x1 कामा y1 होता है ना, क्योंकि अभिलंब जो होता है वो स्पर्शी पर बच्चों क्या होता है? लंबवत होता है, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू -1/2, ये जो होगा वो किसकी प्रवणता हो जाएगी? अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैंने अभिलंब के कंसेप्ट को जो आपको सिखाने का प्रयास किया है, वो अभिलंब का कंप्लीट कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी हेल्प से आप लोग आसानी से अपनी बुक की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज आप लोग रखे हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो एक लेक्चर मैं आपको और प्रोवाइड करा दूंगा इस चैप्टर के बिहाफ पर, जिसमें मैं अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से लेक्चर में बस इतना ही, लेकिन लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट टॉपिक को समझ लीजिए। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए शानदार रहिए।